नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम आर्ट्स का कोई टॉपिक नहीं लेकर के आए हैं। आज हम साइंस यानी विज्ञान से रिलेटेड आप लोगों के बीच डिस्कस करने आए हैं। हम आज क्लास टेंथ के विज्ञान के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। और लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रहता है कि वीडियो देखने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि किस बोर्ड से संबंधित है। बिहार बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, एमपी बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड है, आखिर किस बोर्ड के लिए। तो देखिए, जहां तक मेरा ये मानना है कि हर एक बोर्ड का सिलेबस काफी हद तक सेम रहता है ना। कि इसलिए हम आप लोगों के बीच पहले सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप लोग को लगे कि हाँ ये मेरे बोर्ड के लिए है तो आप लोग पढ़िएगा, लेकिन मेरा मानना है कि भारत के लगभग हर एक स्टेट के हर एक बोर्ड के लिए ये क्लास होगी। तो आज हम पहले दिन सिलेबस डिस्कशन करेंगे, फिर जिसके बाद हम कुछ टॉपिक अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे इसके रिलेटेड। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसका सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। विज्ञान इंग्लिश में देखिए, सिलेबस जो आपका है हम कोशिश किए इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखने का, ठीक ना। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में किसी को कोई दिक्कत ना हो, यही मेरा मानना है। तो आप लोग देखिएगा, साइंस सिलेबस यानी विज्ञान का पाठ्यक्रम। साइंस का हिंदी मतलब होता है विज्ञान। तो विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया। कितना भागों में? तीन भागों में। एक भागा इसका फिजिक्स है, यानी कि एक शाखा बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स कहते किसको है, ये पहले जानने की बात है कि भाई फिजिक्स किसको कहते हैं। तो फिजिक्स का हिंदी नाम जो है वो भौतिकी होता है। क्या होता है? भौतिकी। भौतिकी किसको कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। यानी कि ऐसा शाखा यानी कि ऐसा ब्रांच, विज्ञान का ऐसा ब्रांच जिसके अंतर्गत, अंतर्गत का अर्थ हुआ कि जिसके अंदर हम पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो उसके भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसी को विज्ञान कहते हैं। जैसे कि उस पदार्थ के बारे में जानते हैं, पदार्थ क्या है, वो किससे बना है, वो कैसा प्रभाव दिखाता है, तो ये सारे भौतिक के अंतर्गत आता है। विज्ञान का दूसरा शाखा है केमिस्ट्री, यानी कि जिसको हिंदी में रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं उसे ही हम रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहते हैं। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट इसका जो ब्रांच है विज्ञान का, लास्ट शाखा बायोलॉजी, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तो इसका परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राणी तथा प्राणी के जीवन कार्यों के बारे में जानकारी लेते हैं उसे विज्ञान, जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे देखिए, कोई भी प्राणी हो, जीव जंतु जितना भी आता है, जीव जंतु इसके अंतर्गत मनुष्य आ गया, आपके जितने भी पशु है, कीट पतंगे, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, इसके अंतर्गत हम बीमारियों के बारे में जानते हैं। तो इन सभी के बारे में और इन सभी के गतिविधियों के बारे में जहां हम पढ़ते हैं उसी को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहते हैं। तो पहले हम फिजिक्स का, जो कि बहुत ही प्यारा चैप्टर है, फिजिक्स बुक है एक आपका, जिसको हम फॉलो करेंगे। अधिकतर चांस है भारतीय भवन बुक जो है उनको हम फॉलो करेंगे, लेकिन उससे कुछ हटकर भी रह सकता है। भारतीय भवन, एनसीईआरटी, ये दोनों हम लेकर के चलेंगे। तो आप लोगों को कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है आप लोगों को दे रहे हैं। बस विश्वास बनाए रखिएगा और वीडियो को अंततः जरूर देखिएगा। तो फिजिक्स का देखिए, आपको प्यारा प्यारा इसमें 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर। पहला चैप्टर जो आपका आता है वो है लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश के बारे में आपको पढ़ना है कि लाइट का रिफ्लेक्शन, परावर्तन एंड रिफ्रैक्शन तथा अपवर्तन। इसमें हम लाइट के यानी प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में जानेंगे कि परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स के पहले चैप्टर में। जिसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे तो आता हमारा दूसरा चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें आपको मानव के नेत्र यानी आंख के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसी में आपको जानकारी मिलेगी कि मानव आंख की न्यूनतम दूरी देखने की क्या होती है, अधिकतम दूरी क्या होता है। अगर हमारा न्यूनतम दूरी से कम में देखने को, ज्यादा में देखने में प्रॉब्लम होता है, अगर हम अधिकतम, मेरा मान लीजिए उतना है और उससे हम कम देख पा रहे हैं, उतना हम नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है।
इसी में हम आँख के यानी नेत्र के दृष्टि दोष के बारे में भी पढ़ेंगे और उसका निवारण भी पढ़ेंगे। दोष सिर्फ पढ़ के छोड़ नहीं देना है, उसका निवारण भी पढ़ेंगे। इसी में आपको रंग-बिरंगा संसार के बारे में पढ़ने को मिलेगा, है ना? अगला है तीसरा चैप्टर जो है वो आपका है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। इसी में हम आपको विद्युत धारा के बारे में बताएँगे कि ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब क्यों जल रहा है, कैसे जल रहा है, इसमें कौन-सा गैस भरा होता है, इसका जो टंगस्टन है, फिलामेंट है, वो किसका बना होता है, सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। वो चैप्टर आपका आएगा इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सिर्फ विद्युत धारा की बातें हम करेंगे। इसके बाद चौथा चैप्टर आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम जानेंगे कि विद्युत धारा जो हमारा विद्युत है यानी इलेक्ट्रिक है, वो एक प्रभाव दिखाता है, चुंबकीय प्रभाव। यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर या चुंबकीय विद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसके अंदर अगर कोई वस्तु रख दिया जाए तो उसको वो कैच करता है यानी अपने ओर आकर्षित करता है। यही गुण जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ये कैसे होता है, इसी में अन्य तरह का नियम पढ़ेंगे, मैक्सवेल का नियम, फिर जिसके बाद फ्लेमिंग के नियम, ओम का नियम वगैरह वगैरह अनेक नियम पढ़ेंगे। अगला है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत यानी कि हमारे पृथ्वी पर अनेक प्रकार का ऊर्जा है, वो कैसे प्राप्त होता है। जैसे जल से विद्युत ऊर्जा, जल से भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। जिसके बाद आपका मतलब कि ये पवन यानी पवन चक्की के द्वारा, हवा के द्वारा भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सब कैसे प्राप्त करते हैं, इसका उपयोग क्या है। और लास्ट में पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। हमारे पास देखिए, मान लीजिए कहना है, एक बड़े ही अच्छी बात कही है किसी ने कि पैसा कमाना उचित नहीं है, पैसों का प्रबंधन करना उचित है। पैसा कमाना आम बात है, लेकिन वही पैसे को बचा कर रखना बहुत ही खास बात है। यानी कि हमारे पास संसाधन हो जाए तो हम संसाधन का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के बीच उसका वितरण कैसे करेंगे, यही हम जानने को मिलेगा छठा चैप्टर में कि हमारे मैनेजमेंट यानी जो संसाधन है उसका प्रबंधन किस प्रकार करेंगे। तो आप लोग फिजिक्स के सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा और जिसके बाद हम फिर केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर बायोलॉजी का, जिसके बाद हम कुछ टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों ने फिजिक्स के सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम केमिस्ट्री के सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। हम केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर लिख दिए हैं। वीडियो इसलिए हम पास कर करके बना रहे हैं क्योंकि यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और हमें जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आप लोगों को सिलेबस डिस्कशन कराना और पढ़ाना भी है, ठीक ना। तो इसलिए हम केमिस्ट्री का लिख चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री में भी फिजिक्स की तरह देखिए, 1 2 3 4 5, उसमें 6 चैप्टर था, इसमें 5 चैप्टर है। तो देखिए, इसका पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिस्ट्री स्टार्ट यहीं से होता है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक जितने भी तत्वों का है उसका रासायनिक अभिक्रिया यानी कि एक तत्व को दूसरे तत्व के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, क्या अभिक्रिया होता है, उसका क्या समीकरण बनता है, ये सभी चीजें आपको पहले चैप्टर में देखने को मिलेगा। इसी में देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे मिलकर के जल बनाता है। यही सब बातें आपको पहला चैप्टर में देखने को मिलेगा। दूसरा है एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण इस चैप्टर के अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि कैसे पीएच स्केल पर किसका मान कितना रहने पर वो अम्ल हो जाता है, किसका मान ज्यादा रहने पर वो क्षार हो जाता है, और लवण क्या होता है। ये सारी बातें आपको दूसरे चैप्टर में पता चलेगा। तीसरा है मेटल एवं नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। इसमें आपको धातु के गुण, धात्विक गुण, अधातु के गुण, अधात्विक गुण और धातुओं और अधातुओं के बारे में जानने को मिलेगा कि हमारे परिवेश में कितने धातु हैं, कौन कौन अधातु हैं और कौन मिश्र धातु है। ये सभी बातें आपको तीसरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, मेरा मानना है कि केमिस्ट्री बिना कार्बन के अधूरा है और ये आपको चौथा चैप्टर प्रूव करके देगा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें कार्बन और उसके यौगिक के बारे में जानेंगे, कैसे कार्बन अधिक से अधिक योगदान केमिस्ट्री में देता है, ये आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। और कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जब 11-12 में जाइएगा इसके बाद तो आप वहां अलग से पढ़िएगा
जिसमें आपको कार्बन के लिए अलग से रसायन होगा, जैसे फिजिकल होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसमें कार्बन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़िएगा, लेकिन हमें वहाँ अभी नहीं जाना है। हमें 10 का सिलेबस है, तो 10 के सिलेबस तक ही रखना है ना। तो हम जानेंगे यहाँ कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में, ठीक ना। तो देखिए 5वां जो है वो है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आप लोग बताइए अपने, देखिए लाइव तो है नहीं कि हम सुन सकते, लेकिन आप अपने मन में जरूर चलाते रहिए। देखिए पढ़ाई तब संभव हो सकती है ऑनलाइन। आप ये समझिए, ये मत समझिए कि हम ऑनलाइन हैं, आप ये समझिए कि मैं इधर हूँ आप उधर हैं, मैं इधर हूँ आप उधर है, सामने बैठे हैं फेस टू फेस, और हम जो बोलते जाए वो आप दोहराते जाइए, है ना, तभी जाकर के संभव है। ऐसे ऑनलाइन में स्टूडेंट कहता है हम पढ़ रहे हैं, फुल वॉल्यूम कर दिया, बाकी वो कहीं और लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप समझिए कि मैं इधर हूँ आप उधर है, आप अपने से धोखा कीजिएगा अगर आप ऐसा कीजिएगा तो। लास्ट चैप्टर है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आप ये बताइए कि हमारे पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो आवर्त सारणी में अभी 118 तत्व है। कितना एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है। और वही सारे एलिमेंट्स के बारे में हम इस 5वें चैप्टर में जानेंगे। यही हम कुछ ट्रिक भी देखेंगे जिसके मदद से कि आपको याद हो जाए। जैसे हेलिना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। यही सब बातें हम 5वां चैप्टर में जानेंगे। अभी डिटेल में क्या ही इसका ट्रिक का वर्णन करें, जब हम यहाँ पे आएंगे तो सारी बातें हम जानेंगे। तो चलिए आप लोग केमिस्ट्री का ले लीजिए, फिर मेरा आखिरी बचेगा बायोलॉजी, उसका डिस्कशन करके हम कुछ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग केमिस्ट्री के सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बायोलॉजी के पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी में केमिस्ट्री से एक कम, जैसे कि फिजिक्स में देखे हम 6, उससे कम केमिस्ट्री में 5, और इसमें उससे कम 4 चैप्टर है। आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 4th चैप्टर है। इसके पहला जो चैप्टर है बायोलॉजी में, उसमें आपको पढ़ना है बायो प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम, कि जीव जो है वो अपना प्रक्रम, प्रक्रम का अर्थ होता है कि जीव जो कर्म करता है यानी जो क्रिया करता है, वो जीव प्रक्रम, जीव कैसे कैसे अपना क्रिया करता है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ये सारी बातें आपको जैव प्रक्रम में जानने को मिलेगा कि कैसे अन्य भिन्न भिन्न जीव कैसे कैसे अपना पोषण करते हैं। हम मनुष्य कैसे पोषण करता है, पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, जिसके बाद अलग अलग अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, ये सारी चीजें आपको बायो प्रोसेस में जानने को मिलेगा जैव प्रक्रम में। तो पहला चैप्टर बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैर इंपॉर्टेंट तो चारों चैप्टर है, लेकिन पहला हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का जैव प्रक्रम, तो इसलिए हम बोल दिए। दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि हम जैसे मान लीजिए हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य, आपको खुद के ऊपर क्या कंट्रोल है, कैसे कंट्रोल है। जैसे कि आप मेरा जिसे मन मान लीजिए कि मेरा राइट हैंड है और मेरा लेफ्ट हैंड में भी मार्कर है, और मेरा मन किया कि हम इस लेफ्ट हैंड से मार्कर को राइट हैंड में लिए, तो ये मेरा कंट्रोल है। जब मेरा दिमाग बोला कि हमको लेना है, तब हम यहाँ से मार्कर इस हाथ से इस हाथ में ले लिए, तो ये कंट्रोल है। दिमाग और मेरे हाथ के बीच ये समन्वय दर्शाता है, ये मेरा कंट्रोल और समन्वय को दर्शाता है, यानी कि नियंत्रण और समन्वय को दर्शाता है। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय, की जीव अपने ऊपर नियंत्रण कैसे करता है, वो अपना समन्वय कैसे करता है, ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 3 है हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। जनन क्या है कि जैसे मैं मान लीजिए मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक नर एक मादा। तो ये दोनों आपस में मिल करके, यानी कि आपस में ये दोनों मिल करके यानी संबंध स्थापित करके एक नए अपने जैसे जीव का जन्म करते हैं, यानी कि जीव को जन्म देते हैं, वही जनन कहलाता है। कि यानी 2 जीव या कोई उभयलिंगी होता है, जो एक भी जीव होता है, मतलब कि खुद से ही वो अपने ऊपर जन्म, दूसरा बच्चा को यानी कि दूसरे जीव को जन्म कर लेता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 जीव या कोई एक जीव कैसे अपने जैसे भिन्न मतलब प्रकृति का हो सकता है, चेहरा से हो सकता है, लेकिन जो जो क्रिया ये करेगा वही वही क्रिया दूसरा करेगा। तो अपने जैसे एक जीव का जनन कैसे करता है, ये आपको जनन चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। उसका हाँ चेहरा मोहरा अलग हो सकता है, उसका बोली अलग हो सकता है, उसका स्वभाव अलग हो सकता है, लेकिन बाकी सारी जो भी गतिविधि होगा सेम, जो जीव से वो जन्म करेगा उसके जैसा ही होगा। तो ये हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। और चैप्टर नंबर 4 और आखिरी चैप्टर में देखेंगे हेरिडिटी एंड बायो इवोल्यूशन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आप लोग कभी सुने हैं
कि बोलते रहता है लोग कि ये जो व्यक्ति है, इसका जो आँख है इसके पिता पे गया है, इसका नाक जो इसकी माँ पे गया है, इसका बाल का कलर जो इसके बुआ पर गया है, ये सारी चीजें जो है ये आनुवांशिकता को दर्शाता है। यही हम जानेंगे चैप्टर नंबर 4 में, आनुवांशिकता। और फिर जानेंगे जैव विकास। कहते हैं कि कुछ लोग, क्या हर एक लोगों से आप सुनने को मिलेंगे, और ये सच्चाई है कि हमारे जो पूर्वज थे वो वनमानुष थे, यानी कि आदि मानव थे। तो आदि मानव से हम मानव कैसे बने? वो पहले खाना बदोश था। खाना बदोश यानी खाना बदोश का अर्थ, ये इतिहास का टॉपिक है। खाना बदोश का अर्थ होता है कि वो सिर्फ खाना जानता था, इसके बाकी अलावा वो कुछ नहीं जानता था। तो हम एक खाना बदोश इंसान से एक सभ्य मानव कैसे बने, ये आपको जैव विकास में पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपका लास्ट चैप्टर होगा, चौथा चैप्टर बायोलॉजी का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर लाइट को शुरुआत करेंगे और कुछ उसके बारे में जानेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब हम बायोलॉजी के सिलेबस डिस्कशन के बाद आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अर्थात प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे, और इससे थोड़ा सा जहां तक हो पाएगा हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। फिर दूसरी क्लास से चलेगा। तो देखिए, प्रकाश, लाइट यानी प्रकाश कहते किसको है, प्रकाश होता क्या है? तो देखिए इसका परिभाषा होता है कि भौतिकी का वह कारक जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। कितना सिंपल सा परिभाषा है। भौतिकी का वह कारक जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। देखिए प्रकाश क्या है? तो प्रकाश सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ से आपका एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी ऊर्जा का एक स्रोत है। ऊर्जा का क्या है? एक स्रोत है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। प्रकाश क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब हम जानेंगे प्रकाश वैद्युत प्रकरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। देखिए प्रकाश जो है विभिन्न विभिन्न तरंगों से भी होता है, अन्य अन्य तरंगों का अन्य प्रकाश होता है। तो वही हम जानेंगे, भिन्न भिन्न जो तरंग है उसके बारे में जानेंगे प्रकाश वैद्युत प्रकरण के तहत। ये पहला आपका टॉपिक है, प्रकाश वैद्युत प्रकरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखिए आपका जो तरंगे है यानी वेव्स जो है वो 7 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। तो पूछा जाता है कि तरंगे कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। देखिए हम ट्रिक लिखे हैं, ट्रिक के माध्यम से आपको हो सके याद हो जाए। तो ट्रिक देखिए आपका है, रेडियो मिर्ची आई लव यू जेरक्स गन। रेडियो मिर्ची आई लव यू जेरक्स गन। देखिए रेडियो से होता है आपका रेडियो तरंगे, इसको इंग्लिश में रेडियो वेव्स कहते हैं। पहला हो गया रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंगे। मिर्ची मो से आता है आपका माइक्रोवेव्स यानी माइक्रो तरंगे। क्या? माइक्रो तरंगे। अगला है आई से आप इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स का हिंदी होता है अवरक्त तरंगे। क्या होता है? अवरक्त तरंगे। जिसके बाद है लव देखिए हम इसलिए लिए हैं क्योंकि लव एल से होता है लाइट, तो एल फॉर यानी कि विजिबल लाइट यानी कि दृश्य प्रकाश। और ये जो लव शब्द है हम सिर्फ लाइट के लिए लिए हैं क्योंकि हम ट्रिक बैठा रहे हैं किसी भी तरीके से आपको याद हो जाए। जिसके बाद है यू से यूवी रे यानी कि यूवी किरणें जो आप बराबर देखते रहते हैं, यूवी किरणें, यूवी वेव्स, यूवी रेज, ये सब जो है यूवी यानी कि यू से आपका हो गया अल्ट्रा वायलेट वेव्स यानी रे कह सकते हैं, पराबैंगनी किरणें। इसका हिंदी नाम है पराबैंगनी किरणें। आप इसको अल्ट्रावायलेट वेव्स कहिए या अल्ट्रावायलेट रेज कहिए, पराबैंगनी तरंगे या पराबैंगनी किरणें। अगला है जेरॉक्स, SXX, जेरॉक्स, एक्स फॉर एक्स से आपका आता है एक्स रेज यानी कि एक्स किरणें या एक्स तरंगे। एक्स वेव्स बोलिए, एक्स रेज बोलिए यानी कि एक्स किरणें बोलिए या एक्स तरंगे बोलिए। अगला है गन, G फॉर गन यानी जी से आता है गामा रेज यानी गामा तिरंगे। तो आपका लास्ट है गामा तरंगे। और ये देखिए आप इस ट्रिक को अगर याद रखते हैं तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से बहुत सी बातें याद हो जाएगी। जैसे देखिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, रेडियो मिर्ची आई लव यू जेरक्स गन से तो एक तो आपका 7 तरंगे के नाम याद हो जाएगा। ऊपर से ये आपको देख लीजिए, ये ऐसे करके इसका क्या अर्थ हुआ भाई? तो ये है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ यानी कि तरंग धैर्य का घटती हुई क्रम है। देखिए ये जो ऊपर में है सबसे रेडियो
वेव्स, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और ये जी गामा किरणें हैं यानी गामा तरंगे हैं, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। यानी कि रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगे जो है उसका जो वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य है सबसे ज्यादा होगा और गामा किरणें का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, यानी कि तरंग दैर्घ्य का घटते हुए क्रम है। देखिए सबसे ज्यादा किसका होगा, रेडियो तरंगे का, फिर आपका माइक्रो तरंगे का होगा, फिर अवरक्त तरंगे, फिर दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर जेरॉक्स यानी एक्सरे एक्स तरंगे का, फिर आपका गामा तरंगे। यानी कि सबसे ज्यादा रेडियो का, सबसे कम गामा का होगा। क्षमा चाहते हैं दोस्तों, कुछ टेक्निकल एरर के चलते वीडियो बीच में ही कट हो गया था। तो हम फिर से आपको कहाँ थे बता रहे हैं कि देखिए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे हमारा क्या होगा, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य घटते जाएगा। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते आएंगे जस्ट इसका उल्टा होगा कि हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए रेडियो तरंगे, इसका जो वेवलेंथ यानी कि जो तरंग दैर्घ्य होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सबसे क्या होगा, ज्यादा। और ये जो गामा किरणें हैं यानी गामा तरंगे हैं, इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। लेकिन जस्ट इसके उल्टा होगा। क्या होगा कि गामा तरंगे का फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगा और रेडियो तरंगे की आवृत्ति सबसे कम होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ और ये आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा है। अगर आप वेवलेंथ बढ़ाइएगा फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा वेवलेंथ घट जाएगा। तो ये जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, आप बता दिए, जस्ट आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि रेडियो तरंगे के तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा गामा किरणें की, दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ, कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला टॉपिक में आप लिखिएगा कि रेडियो तरंगे की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति सबसे कम जबकि गामा किरणें की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। देखिए आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों होता, तो आप ये लिख सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, आवृत्ति का, इसका आवृत्ति का। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जिसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं हट जाऊंगा थोड़ा, और आप अगर साथ साथ नोट्स बनाते जाएं तो बेहतर होगा आप लोग के लिए। आप इसको क्लियर करेंगे, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये नोट्स पे लिख लिया होगा वीडियो को पॉज करके। हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे, इस चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कैसे तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कैसे हम वेवलेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी और फ्रीक्वेंसी को जब बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घट जाएगा। कैसे ये संभव है, तो आप देख सकते हैं, ये मैं एक फिगर बनाया हूं। आप इसके बीच को दूरी को देखिए, इसके जो बीच का दूरी है
ये दूरी जो है यही आपका वेवलेंथ कहलाता है, यही आपका तरंग दैर्घ्य कहलाता है। तो आप देख सकते हो, बखूबी देख सकते हैं कि यह जो है बीच का दूरी, इस फेरे को आवृत्ति कहते हैं। यह जो वक्र फेरा है, ये जो ऐसे ऐसे करके चल आ रहा है, ये सब जो है यही आपका आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति। और ये जो है यही आपका वेव लेंथ है, यानी कि तरंग दैर्घ्य है, यही आपका तरंग दैर्घ्य है। और ये जो फेरा चल रहा है ये आपका आवृत्ति है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये दूरी बढ़ाए, ये फेरों की संख्या कम गई, यानी इतना दूरी में एक दो मात्र दो ही बार ये रेखा को कट किया है। लेकिन जैसे जैसे ये दूरी कम रहा है, वैसे वैसे ये फेरा फटाफट जल्दी से दूर आ रहा है। यानी कि ये जैसे दूरी बढ़ा, फेरा की संख्या कम आया, लेकिन जैसे ये दूरी नजदीक हुआ, ये फेरा फटाफट ऐसे ऐसे आ रहा है। जैसे आप लोग ही बताइए, से मान लीजिए मैं आपको कहूं कि 400 मीटर का गोल मैदान है, आपको यहां से शुरू करके फिर राउंड लगा के यहां आना है, तो दूरी है 400 मीटर। तो मान लीजिए आप 2 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं या 3 मिनट में, तो आप देखिए टाइम ज्यादा लगा, 2 से 3 मिनट लगा एक चक्कर में। जैसे ये 400 मीटर को हम कर दे कि आपको एक 10 मीटर का सर्कल है, इसमें आपको 2 मिनट या 3 मिनट में चक्कर लगाना है, तो जहां आप 400 मीटर में एक चक्कर लगा रहे हैं, वहीं इसमें 10-20 चक्कर मार दीजिएगा, आराम से मार दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसका दूरी जब घट रहा है तो ये फेरों की संख्या जल्दी जल्दी दोहरा रहा है। यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब तरंग दैर्घ्य बढ़ता है तो आवृत्ति जो है वो घटती है, और जब आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य घटता है। अगला टॉपिक है हमारा दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। देखिए दृश्य प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, और सूर्य से निकलने वाली किरणें भी श्वेत होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य से निकलने वाली किरणें को श्वेत प्रकाश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो व्हाइट यानी श्वेत रंग का होता है, इसलिए उसको श्वेत प्रकाश कहते हैं। और पूछेगा श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो ये 7 रंगों से। या दृश्य प्रकाश बोले कि दृश्य प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो 7 रंगों से। देखिए पहला है वायलेट यानी बैंगनी, दूसरा इंडिगो यानी जामुनी, तीसरा है ब्लू यानी नीला, चौथा ग्रीन हरा, पांचवा जो है येलो पीला, छठा ऑरेंज नारंगी, और सातवां रेड लाल। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, विव जोर। देखिए ये आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। विव जोर, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, वी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। विव जोर ये आपको 7 रंगों को याद दिला देगा। और हिंदी मीडियम वाले के लिए भी ट्रिक है, ऐसा चिंता मत लीजिए कि मैं इंग्लिश मीडियम के लिए सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले का ट्रिक है बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला। देखिए बैजानी हपी नाला से आप 7 रंगों को याद रखते हैं। बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। आप इस ट्रिक के माध्यम से 7 रंगों को याद कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं पॉइंट बना करके कि सिर्फ दृश्य प्रकाश ही एकमात्र तरंगे हैं जो दिखाई पड़ता है। हमारे नंगी आंखों से मात्र दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट है जो देख सकते हैं कि हाँ भाई ये लाइट आ रही है। सिर्फ हम दृश्य प्रकाश को ही देख सकते हैं, एकमात्र ऐसा तरंग है जो सिर्फ दृश्य प्रकाश दिखाई देता है। बाकी सारे जितने भी तरंगे हैं वो जो है मतलब देख ही नहीं सकते हैं, ऐसा तरंग है। अगला है कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश, एक सेकेंड यहाँ पर श्वेत सिर्फ लिखे थे, श्वेत प्रकाश कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को ही श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आप दृश्य प्रकाश को भी श्वेत प्रकाश कहते हैं। दोस्तों आज हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट बैच का जो टाइम है वो हो चुका है, वो लोग यहाँ पर वेट कर रहा है, तो हम नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास लेंगे। तो आज यहीं तक रखेंगे, अगला टॉपिक में हम यहाँ से आगे कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने कजिन जो भी है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, या फ्रेंड हो कोई उसके साथ शेयर से कर सकते हैं कि हाँ भाई तुम यहाँ से पढ़ो, बेहतर होगा। और ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फुल साइंस 10th का। और हम शुरू में भी बता चुके थे कि ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं बिहार से हूँ तो सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, मैं सभी बोर्ड के बच्चों के लिए ये कोर्स लाया हूँ। और बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और वो भी बेहतर क्वालिटी के साथ। तो चलिए आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद जय भारत।